पाठ 22 रचनात्मक अभिव्यक्ति क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अपने भावों या विचारों को प्रकट करने का महत्वपूर्ण एवं प्रमुख साधन है भाषा। भाषा को प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए आजकल पाठ्यक्रम में विविध गतिविधियों को शामिल किया गया है। हम भाषा के दोनों रूपों मौखिक लिखित के विषय में जानते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम बोलना सीखा, उसके पश्चात लिखना। भाषा में नवीनता लाने के लिए तथा उसे और अधिक प्रायोगिक बनाने के लिए विविध विधाओं से भाषा को ग्रहण करना अधिक उत्तम है। अतः हम मौखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। बच्चों, आप जानते हैं कि हम प्रायः मौखिक भाषा का प्रयोग ही अधिक करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नवीन पाठ्यक्रम में अनेक गतिविधियां मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में छात्रों के मूल्यांकन के लिए दी गई हैं। ये गतिविधियां छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाने और प्रयोगात्मक योग्यता का विकास करने में कारगर सिद्ध हो सकती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप अथवा प्रकार। मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जिनमें से कक्षा और विद्यालय स्तर पर कराई जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं। वाद विवाद, लघु नाटिका मंचन, कहानी सुनाना, संवाद प्रस्तुति, कविता पाठ, समाचार वाचन, कार्यक्रम संचालन, अंत्याक्षरी, वार्तालाप, परिचर्चा, गोष्ठी, भेंट वार्ता, चरित्र अभिनय, चित्राधारित वर्णन या कहानी प्रस्तुतिकरण। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। वक्ता आत्मविश्वास से भरा हो, उसका उच्चारण स्पष्ट और सही हो, विषय के अनुसार सरल, बोधगम्य और सटीक भाषा का प्रयोग हो, भाषा शुद्ध, स्पष्ट और गति, लय, बलाघात आदि का ध्यान रखकर बोली जाए। वक्ता की भाव भंगिमा, चेहरे के हाव भाव विषय को समझाने में सहायक हों। विषय को स्पष्ट करने में नकारात्मकता से बचना चाहिए। विषय को बोझिल न बनाकर मधुर व जिज्ञासापूर्ण बनाना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति में प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली हो। वक्ता दर्शकों या श्रोताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे। छात्रों की सहायतार्थ यहाँ हम मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ रूपों की चर्चा करेंगे। वाद विवाद। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को व्यक्त करना वाद विवाद कहलाता है। वाद विवाद छात्रों की दो टीम बनाकर करवाया जा सकता है। वाद विवाद के आयोजन के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। छात्रों को 2 सप्ताह पहले ही वाद विवाद का विषय बताया जाना चाहिए। अध्यापक विषय के पक्ष व विपक्ष में बोलने वाले छात्रों की अलग-अलग सूची बना लें। छात्रों को मूल्यांकन योजना लिखवा दी जाए तथा बोलते समय छात्र गतिविधि पत्र प्रस्तुत करें। गतिविधि पत्र 1x4 साइज के पेपर पर छात्र का नाम, अनुक्रमांक, गतिविधि की संख्या व मूल्यांकन योजना लिखकर बना होना चाहिए। छात्र गतिविधि पत्र में विषय व अपने द्वारा प्रस्तुत पक्ष या विपक्ष में बोले जाने वाला मूल बिंदु लिख सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। कविता पाठ। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखकर कविता पाठ प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। छात्रों को 1 सप्ताह पहले ही कविता पाठ के लिए सूचित किया जाए। सभी आवश्यक निर्देश पहले ही लिखवा दिए जाएं। कविता पाठ सामूहिक व एकल दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। कविता चुनने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए जाएं कि कविता किस भाव या रस की हो। राष्ट्रीय पर्वों के आसपास कविता पाठ का आयोजन कराए जाने पर राष्ट्रभक्ति की कविताएं ले सकते हैं। छात्र कविता प्रस्तुति के लिए गतिविधि पत्र तैयार करें तथा शिक्षक पूर्व प्रदत्त मूल्यांकन योजना के अनुरूप ही गतिविधि का मूल्यांकन करें।
कविता पाठ के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। कार्यक्रम संचालन। हिंदी दिवस के अवसर पर यह गतिविधि कराई जा सकती है। इसमें हिंदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को संचालित कराने के लिए छात्रों को 4-4 वर्गों में बांटकर विभिन्न कक्षाओं में प्रस्तुत कार्यक्रमों को संचालित कराया जा सकता है। कार्यक्रम संचालन हेतु कार्य योजना। कार्यक्रम संचालन के लिए छात्रों के वर्गों को कार्यक्रम के विषय में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी आवश्यक सामग्री एक दिन पूर्व ही संग्रह कर रख लेनी चाहिए। कार्यक्रम संचालक उद्घोषक की वेशभूषा शालीन होनी चाहिए। उद्घोषक के रूप में सभी छात्र प्रत्येक कार्यक्रम का मूल भाव जानकर कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले उसकी रूपरेखा दर्शकों के सामने रखें। कार्यक्रम संचालन के समय उद्घोषक को बीच में काव्य पंक्तियों, प्रेरक प्रसंगों को सुनाना चाहिए। भाषा सरल, बोधगम्य, विषयानुरूप और सटीक होनी चाहिए। प्रत्येक कार्यक्रम की पूर्णता या समापन पर मंच संचालक को बड़े ही शालीन व मधुर शब्दों में कार्यक्रम की प्रशंसा करनी चाहिए। शिक्षक कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश छात्रों को पहले ही दे दें तथा पूर्व निर्मित मूल्यांकन योजना के अनुरूप उनका मूल्यांकन करें। मंच संचालन हेतु मूल्यांकन योजना। घटना या चित्र का मौखिक वर्णन। किसी घटना या चित्र को देखकर वर्णन करना मौखिक अभिव्यक्ति का एक सुंदर रूप है। प्रत्येक छात्र ने अपने जीवन काल में कई घटनाएं देखी और सुनी होंगी। इन्हीं घटनाओं को वे मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। घटना या चित्र का वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। घटना या चित्र के मूल बिंदुओं को क्रम से लिख लेना चाहिए। इनमें से रोचक और मनोरंजक प्रसंगों को चुन लेना चाहिए। वर्णन करते हुए भाषा की मौलिकता व सहजता बनाए रखनी चाहिए। घटना प्रस्तुति भूतकाल में और चित्र वर्णन वर्तमान काल में होना चाहिए। अध्यापकों के लिए ध्यातव्य बातें। अध्यापक छात्रों को घटना व चित्र का विषय बता दें। छात्र विषय के अनुरूप घटना या चित्र चुनकर वर्णन का अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों से गतिविधि पत्र बनवाएं जिसमें घटनाक्रम लिखा हो या चित्र वर्णन हेतु चित्र चिपका हो। साथ ही मूल्यांकन योजना भी लिखी हो। प्रस्तुति के समय अध्यापक उसी गतिविधि पत्र में मूल्यांकन करें। घटनाक्रम या चित्र वर्णन हेतु मूल्यांकन योजना। लिखित अभिव्यक्ति, रिटन एक्सप्रेशन। छात्रों की सहायतार्थ यहाँ हम लिखित अभिव्यक्ति के कुछ रूपों की चर्चा करेंगे। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर पत्र का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पत्र लेखन की भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र लेखन की भाषा में आत्मीयता होनी चाहिए तथा इन बातों के दृष्टिगत ही शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। पत्र लेखन में संक्षिप्तता होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र लेखन में शिष्टाचार और सौहार्द पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। आज मानव बहुत व्यस्त है। उसका सामाजिक, व्यावसायिक व कार्यालयी दायरा बहुत बढ़ गया है। उसे प्रतिदिन कितने ही लोगों से संबंध स्थापित करना होता है जो आज के व्यस्ततम हालात में संभव नहीं है। अतः पत्र व्यक्तिगत रूप से उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए छात्रों के लिए पत्र लेखन कला सीखना अनिवार्य है। पत्रों के प्रकार। प्रमुख रूप से पत्रों के दो प्रकार हैं। एक अनौपचारिक पत्र, दो औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र सभी व्यक्तिगत, पारिवारिक, मैत्रिक व निमंत्रण पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र सभी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र व भिन्न विभागों और समाचार पत्रों के संपादकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं।
अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। इनमें संबोधन, अभिवादन, शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखते हुए लेखन शैली में अपनत्व का भाव होना चाहिए। पत्र में किसी प्रकार के मजाक या भद्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे सरल व सरस वाक्य लिखने चाहिए, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता से संवाद होने की अनुभूति हो। अनौपचारिक पत्रों को लिखने का तरीका इस प्रकार है। पत्र प्रेषक का पता तथा दिनांक पत्र के ऊपर बाईं ओर लिखना चाहिए। पता तथा दिनांक का आरंभ ऊपर से नीचे एक सीध में करना चाहिए, जैसे विश्वासनगर, शाहदरा, नई दिल्ली, 11 जून 2022। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय प्रश्न पत्र में दिए गए पते के अनुसार पत्र लिखना चाहिए। अन्यथा परीक्षा भवन केंद्र का नाम ही पते के स्थान पर क्रम से लिखना चाहिए। दिनांक भी परीक्षा वाले दिन की ही डालनी चाहिए। संबोधन तथा अभिवादन। संबोधन तथा अभिवादन लिखते समय लेखक को सावधानी, कुशलता और विनम्रता का परिचय देना चाहिए। संबोधन व अभिवादन के लिए सही संबंध, बड़े छोटे का ख्याल रखना आवश्यक है। संबोधन लेखन में विशेषण के प्रयोग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ संबोधन व अभिवादन निम्न तालिका में दिए गए हैं। संबंध: दादा, पिता, ताऊ आदि। संबोधन: श्रद्धेय दादाजी, पूजनीय या पूज्य आदि। अभिवादन: सादर चरण स्पर्श, सादर चरण वंदना, सादर नमस्कार आदि। मामा, चाचा, फूफा, मौसा आदि। आदरणीय मामा जी, पूज्य या पूजनीय आदि। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, करबद्ध प्रणाम, प्रणाम अंजलि आदि। माता, दादी, नानी, चाची, मौसी, बुआ आदि। आदरणीया जी, पूज्या, पूजनीया आदि। चरण स्पर्श: हाथ जोड़कर प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण वंदना, चरणों में प्रणाम आदि। बड़ा भाई, बड़ी बहन आदि। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी, आदरणीय दीदी आदि। श्रद्धा सहित प्रणाम, सादर नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार आदि। मित्र या छोटा भाई, बहन, पुत्र, पुत्री आदि। प्रियवर, स्नेहमयी, प्रिय, स्नेहित, चिरंजीव, आयुष्मती आदि। सुखी रहो, सप्रेम अभिवादन, स्नेह अभिनंदन, मधुर स्मृति, प्रेम, स्नेह आदि। मुख्य विषय सहज और स्वाभाविक तथा रिश्तों की गहराई को दर्शाने वाला होना चाहिए। आरंभ में सभी का हालचाल पूछकर स्पष्ट रूप से विषय आरंभ करना चाहिए। अपनी बात बताकर पत्र के अंत में सभी के लिए उचित आदर व स्नेह प्रकट करना चाहिए। आरंभ इस प्रकार किया जा सकता है: मैं स्वस्थ हूँ या कुशल हूँ, या आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ या प्रसन्न या कुशल होंगे। विषय के अंत में बड़ों को यथा योग्य प्रणाम तथा छोटों को ढेर सारा स्नेह या प्यार या दुलार, जैसे माता जी, दादी जी को मेरा चरण स्पर्श और सुधांशु को प्यार आदि लिखना चाहिए। भाषा की शुद्धता या वर्तनी प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पत्र के अंत में बाईं ओर आत्मीयता दर्शाते हुए प्रेषक को अपना नाम लिखना चाहिए, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका अनुज, तुम्हारा प्रिय मित्र, प्रिय सखा आदि के नीचे नाम लिखें। अनौपचारिक पत्र के प्रकार: बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, सूचना, सद्भावना पत्र आदि अनौपचारिक पत्र के विभिन्न प्रकार हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप: अनौपचारिक पत्र के नमूने: परीक्षा में प्रथम आने पर अपनी छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र। परीक्षा भवन, अबस विद्यालय, गाजियाबाद, 8 अप्रैल 2022। प्रिय रमा, सस्नेह आशीर्वाद,
तुम्हारा पत्र मिला। जानकारी मिली कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हो। शाबाश, मुझे गर्व है कि मेरी बहन बड़ी कुशलता से अपनी पढ़ाई कर रही है। रमा, तुम बहुत होनहार हो। मैं यह बात जानता था, इसलिए तुम्हें पढ़ाई के लिए सदैव प्रोत्साहित करता रहता था। तुमने इस वर्ष कमाल कर दिखाया है। मेरा मानना है कि तुम सीख गई हो कि किस प्रकार योग्यता से सफलता प्राप्त की जाती है। आज तुम्हारे इस परीक्षा परिणाम ने मेरे व पूरे परिवार के सिर को ऊंचा उठा दिया है। भविष्य में इसी प्रकार सफलता प्राप्त करती रहो, मेरी यही मंगल कामना है। पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। तुम्हें हम सबकी ओर से ढेर सारा प्यार। तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा भाई क ख ग। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। औपचारिक पत्र लिखने में नियम पालन अनिवार्य होता है। इन पत्रों में नपीतुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्र की भाषा स्पष्ट, सम्मानजनक, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र में संबोधन स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विषय स्पष्ट, प्रभावशाली व बोधगम्य होना चाहिए। औपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग माने गए हैं, जिन्हें लेखन क्रम में यहाँ लिखा गया है। पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता, दिनांक, विषय जिस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है। विषय केवल एक वाक्य में लिखना उत्तम होता है। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है। महोदय या महोदया, माननीय या माननीया आदि। विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांट लेना अच्छा होता है। प्रथम अनुच्छेद में अपनी समस्याओं व उसका कारण बताएं। द्वितीय अनुच्छेद में समस्या समाधान के लिए अपने सुझाव दें। पत्र को सदैव धन्यवाद देते हुए समाप्त करें। हस्ताक्षर व नाम, भवदीय या भवदीया आदि लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। प्रेषक, भेजने वाले का पता, शहर का नाम, इलाका, पिन कोड आदि। नोट, सभी बिंदु ऊपर से नीचे बाईं ओर लिखे जाते हैं। ध्यान रहे, मार्जिन लाइन बनाकर उसकी सहायता से सभी बिंदु स्पष्ट रूप में लिखें। औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रधानाचार्य को पत्र, परीक्षा भवन, पता, दिनांक, माननीय प्रधानाचार्य या माननीय प्रधानाचार्या, विद्यालय का नाम व पता, विषय, पत्र लिखने का कारण, उद्देश्य, महोदय या महोदया। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, क ख ग, नाम, कक्षा। व्यावसायिक पत्र, प्रेषक का नाम व पता, दिनांक, पत्र प्राप्तकर्ता का पदनाम, पता, विषय, पत्र लिखने का उद्देश्य, महोदय या महोदया। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, भवदीय या भवदीया, प्रेषक या लेखक का नाम, हस्ताक्षर। औपचारिक पत्र में प्रशस्ति, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति। प्रशस्ति, श्रीमान जी, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय, महोदया आदि। अभिवादन। औपचारिक पत्र व्यक्तिगत नहीं होते, अतः इनमें अभिवादन नहीं लिखे जाते। समाप्ति या पूर्णता। पत्र पूर्णता पर धन्यवाद लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय या भवदीया, शुभचिंतक, प्रार्थी या प्रार्थिनी आदि लिखा जाता है। आवेदन पत्र के नमूने। 2 दिनों का अवकाश प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय की है। परीक्षा भवन, राजेंद्र नगर, 13 मार्च 2023। माननीय प्रधानाचार्या, अबस विद्यालय, राजेंद्र नगर। विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं डी की छात्रा हूँ। पिछले 2 दिन वायरल फीवर होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकी।
अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे 11 मार्च 2022 से 12 मार्च 2022 तक अवकाश प्रदान कर अनुग्रहीत करें। आपकी अति कृपा होगी। चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण पत्र आपके संज्ञान हेतु संलग्न कर रही हूँ। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या क ख ग कक्षा 8D अनुक्रमांक 22। संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर संवाद का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। संवाद में प्रयुक्त भाषा सरल, सहज तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। संवाद में प्रयुक्त संकेतकों जैसे भाव भंगिमा, मौखिक चेष्टाओं आदि को कोष्ठकों में दिया जाना चाहिए। संवाद शब्द का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत। जब दो व्यक्ति आपस में शिष्टता का व्यवहार करते हुए बातचीत करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। संवाद दो व्यक्तियों के मनोभावों को प्रकट करता है। प्रभावशाली संवाद वार्तालाप को आकर्षक और जीवंत बना देता है। छात्रों को हिंदी की हर विधा में सृजनात्मक रूप से निपुण बनाने के लिए संवाद लेखन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जिस प्रकार सभी विधाओं में नाटक को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार सृजनात्मक लेखन में संवाद लेखन का विशिष्ट स्थान है। संवाद लेखन छात्रों की कल्पना शक्ति को विस्तृत करता है। संवाद लेखन में निपुणता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद के विषय को समझकर उससे संबंधित जानकारी संकेत बिंदु के रूप में उत्तर पुस्तिका के बाईं ओर वाले कॉलम में लिख लेनी चाहिए। संवाद किन के बीच हो रहा है, उनकी अवस्था को समझकर तदनुरूप भाषा शैली का चुनाव करना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, रोचक व स्वाभाविक हो। संवाद में बलाघात और अनुतान का ध्यान रखते हुए सहज प्रस्तुति होनी चाहिए। संवाद विषय से बंधे और विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। यहाँ छात्रों के अभ्यासार्थ संवाद लेखन के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग रोकने के लिए ललित और माधुरी के मध्य हुआ संवाद। ललित: अरे माधुरी, इस थैले में क्या ला रही हो? माधुरी: घर का कुछ सामान है, जैसे ब्रेड, बेसन, चने की दाल आदि। ललित: तुम कब से ये थैला लेकर सामान लाने लगी हो? माधुरी: हमारे विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था प्लास्टिक का जहर। मैंने भी उसमें भाग लिया था। ललित: बहुत अच्छा, मुझे भी बताओ कार्यशाला के विषय में। माधुरी: विस्तार से समझा पाना तो इस समय नामुमकिन है। तुम केवल यह समझ लो कि हम सभी छात्रों ने प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा की है। अब यह थैला मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ। ललित: यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारी तरह यदि हर छात्र जागरूक हो जाए तो हम इस प्लास्टिक के जहर से छुटकारा पा सकते हैं। माधुरी: धन्यवाद। अब तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कभी भी प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं लाओगे। ललित: हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण में सहयोग के लिए मैं कभी भी प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करूँगा। डायरी लेखन, डायरी राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर डायरी का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पृष्ठ के ऊपर तिथि, दिन तथा समय लिखा जाना चाहिए। डायरी लेखन सामान्यतः सोने से पूर्व किया जाता है, ताकि दिन भर की घटनाओं का समावेश किया जा सके। डायरी लेखन की समाप्ति पर अपने हस्ताक्षर भी करें, ताकि वह व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। डायरी या दैनंदिनी प्रतिदिन लिखी जाती है। यह लिखने वाले की मित्र होती है, जिसमें लेखक हर दिन की विशेष घटनाएं व्यक्तिगत रूप में बिना किसी संकोच के लिखता है।
दैनंदिनी लिखने का उद्देश्य अपने जीवन की छोटी बड़ी प्रमुख घटनाओं को सहेजकर अविस्मरणीय बनाने के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों को उनके पुराने रीति रिवाजों से परिचित कराने के लिए दैनंदिनी लिखी जाती है। जिस प्रकार विवाह आदि समारोह की यादों को तरोताजा रखने में फोटो एल्बम का महत्व है, वैसे ही हर दिन के विशेष पलों को यादगार बनाने में दैनंदिनी का महत्व है। विशेषतः सभी प्रसिद्ध व महान व्यक्ति दैनंदिनी लिखते थे। उनकी दैनंदिनी उनके पूरे युग का परिचय कराती है। कई महापुरुषों की दैनंदिनी ने उनकी आत्मकथा का रूप ले लिया है। दैनंदिनी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। दैनंदिनी के पृष्ठ के सबसे ऊपर बाईं ओर तिथि, दिन व लिखने का समय अवश्य लिखें। दैनंदिनी प्रायः सोने से पूर्व लिखी जाती है, जिससे पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाएं लिखी जा सकें। दैनंदिनी के अंत में हस्ताक्षर उस पृष्ठ को लिखने वाले का व्यक्तिगत व मूल दस्तावेज बना देता है। दैनंदिनी लिखने के लिए आडंबर रहित सीधी और सहज भाषा का प्रयोग करें। डायरी लेखन के उदाहरण देखिए। प्रातः जल्दी उठने का वर्णन अपनी डायरी में लिखिए। 10 अक्टूबर 2022 सोमवार, रात्रि 10 बजे। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। इतनी सुबह सुबह गाय के रंभाने की आवाज ने चौंका दिया। बाहर निकला तो चाचा जी दूध निकाल रहे थे। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। बड़ा ही विचित्र दृश्य था। गाय बछड़े को प्यार कर रही थी। बछड़ा अपनी माँ का बार बार मुंह छूता, बार बार उसके चारों ओर चक्कर लगाता। जब चाचा जी ने दूध निकाल लिया तो बछड़ा शौक से दूध पीने लगा। मैं चाचा जी के साथ खेत पर घूमने निकला तो देखा कि जो आता वो राम राम बोलता। चाचा जी को सभी जानते थे। उन्होंने मेरे साथ खेतों का चक्कर लगाया। एक पेड़ पर बहुत से बंदर थे। मैं डर गया। चाचा जी ने कहा कि इनको कुछ मत चिढ़ाना, वरना पीछे पड़ जाएंगे। ये तुम्हें जानते नहीं है ना। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि बंदर भी गांव के लोगों को जानते हैं। चाचा जी मुझे अमरूद के बाग में ले गए। वहां मैंने अमरूद तोड़ कर खाए। घर लौटने के बाद मैंने निश्चय किया कि अब से रोज सुबह जल्दी उठूंगा और चाचा जी के साथ घूमने जाऊंगा। विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर विज्ञापन का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। विज्ञापित वस्तु या विषय को केंद्र में रखते हुए विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख, आकर्षक लेखन शैली, प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता। विज्ञापन में आवश्यकतानुसार नारे या स्लोगन का उपयोग। विज्ञापन लेखन में बॉक्स, चित्र अथवा रंग का उपयोग अनिवार्य नहीं। विज्ञापनों की मधुर ध्वनि कानों में पड़कर रात को प्यार से सुलाती है तथा सुबह सुबह जगाती है। जिस ओर दृष्टि डालें, विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आते हैं। आज के युग में विज्ञापन का बहुत महत्व है। यदि किसी वस्तु का विज्ञापन आकर्षक है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। विज्ञापन की महिमा से पीतल भी सोना बनकर बिक सकता है। विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक है। जहां विज्ञापन के द्वारा उत्पादक अपना माल बेचने में सफल रहता है, वहीं उपभोक्ता को इच्छित वस्तुओं के विषय में घर बैठे ही जानकारी मिल जाती है। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर अनुच्छेद का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। विषय वस्तु के केंद्रीय भाव को पूरे अनुच्छेद में शामिल किया जाना चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा दी गई शब्द सीमा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद किसी भाव पर लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन प्रायः निबंध लेखन का ही संक्षिप्त रूप है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें।
अनुच्छेद लिखने से पहले दिए गए विषय पर विचार करें। संकेत बिंदुओं पर ध्यान दें। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों का क्रमबद्ध रूप से वर्णन करना चाहिए। अनावश्यक वर्णन तथा बार बार एक ही बात को नहीं दोहराना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के उदाहरण देखिए। विद्यार्थी जीवन और फैशन। संकेत बिंदु। फैशन क्या है? विद्यार्थियों पर फैशन का प्रभाव। बचाव। फैशन शब्द का अर्थ है रहन सहन के नए तरीके। आज हर तरफ फैशन का बोलबाला है। जिसे देखो वही रंग बिरंगे और नए किस्म के कपड़े पहने नजर आता है। टेलीविजन पर आने वाले सीरियलों और नई फिल्मों ने फैशन की दुनिया में मानो आग लगा दी हो। उनके डिजाइनर कपड़ों और साज सज्जा को देखकर आज के विद्यार्थी भी फैशन के चक्कर में फंस जाते हैं। इस कारण उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। जिसका मन एक बार फैशन में लग गया, वह अध्ययन और परिश्रम से जी चुराने लगता है। हमें समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें फैशन के शिकार युवक युवतियां गलत कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। यह फैशन का शौक असमय ही उन्हें बर्बाद कर देता है। इन दुष्प्रभावों से बचाव के लिए विद्यार्थी को बहुत ही संयत होकर परिश्रम से अध्ययन करना चाहिए। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों और माता पिता की सलाह मानते हैं, वे फैशन के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं। पुस्तकों का महत्व। संकेत बिंदु। पुस्तकें हमारी मित्र। पुस्तकें प्रेरणा की स्रोत, विकास का आधार, प्रचार का साधन। पुस्तकें हमारी मित्र हैं, ज्ञान का भंडार हैं। पुस्तकें मानव के मन मस्तिष्क पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ती हैं। पुस्तकों में महान व्यक्तियों के विषय में पढ़कर जीवन में कुछ श्रेष्ठ करने की भावना जागती है। पुस्तकें ही आज की सभ्यता की मूल हैं। पुस्तकों के द्वारा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को मिलता रहता है। पुस्तकें विकास का आधार हैं। पुस्तकें हमें देश दुनिया की सैर कराने में सक्षम होती हैं। हम किसी भी देश के विषय में सारी जानकारी पुस्तकों के द्वारा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकें मनुष्य की परम मित्र हैं। पुस्तक साथ में रखने वाला मनुष्य कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करता। ज्ञान देने के साथ साथ पुस्तकें मानव का मनोरंजन भी करती हैं। पुस्तकें ही हर असंभव को संभव बना देती हैं। किसी भी कार्य को करने में निपुणता हासिल करने के लिए उस विषय की पुस्तकें ही मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तकें प्रतिष्ठा का कारण और प्रचार का सर्वोत्तम साधन है। प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रतिवेदन का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। प्रतिवेदन लेखन में लिखी गई सामग्री तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। प्रतिवेदन लेखन में काल्पनिक तथ्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन लेखन में संक्षिप्तता पर ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन का तात्पर्य है किसी भी संदर्भ में संपन्न किसी विशेष घटना, प्रसंग या विषय का लिखित रूप में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना। इसके माध्यम से किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के विषय में छानबीन करके मुख्य विषयों को लिखा जाता है। सभा में उपस्थित सदस्यों तथा अध्यक्ष का उल्लेख होता है। संस्था की पिछली बैठकों की पुष्टि भी की जाती है और उसका उल्लेख भी किया जाता है। प्रतिवेदन लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण व्याख्या न करके संक्षिप्त विवरण दें। सभी तथ्य स्पष्ट रूप में हो, भाषा सरल हो। केवल आवश्यक बातों को ही स्थान दें। क्रमबद्धता का ध्यान रखें। पुनरुक्ति दोष नहीं हो। प्रतिवेदन लेखन के उदाहरण देखिए। विद्यालय में 7 सितंबर 2022 को आयोजित महादेवी वर्मा साहित्य सभा का प्रतिवेदन। विद्यालय के सभागार में अपराह्न 2 बजे हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुबोध वर्मा की अध्यक्षता में महादेवी वर्मा साहित्य सभा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे। इसका संचालन सभा की मंत्री श्रीमती जलज माथुर ने किया। डॉक्टर सुबोध वर्मा अध्यक्ष, श्रीमती जलज माथुर मंत्री,
डॉक्टर सुशील चौधरी सदस्य, कुमारी मीना बनर्जी सदस्य, डॉक्टर आशिमा सदस्य, श्रीमती मनीषा सदस्य। सबसे पहले मंत्री महोदय ने विगत बैठक की कार्रवाई का विवरण पढ़ा तथा सभी सदस्यों ने इसे स्वीकृति दी। इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। विद्यालय में कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया प्राचार्य से इसकी स्वीकृति लेंगी। विजित छात्रों के लिए पारितोषिक का प्रबंध व निर्णय डॉक्टर सुशील चौधरी और कुमारी मीना बनर्जी करेंगी। कवि गोष्ठी के लिए मुख्य अतिथि का निश्चय प्राचार्य महोदया के साथ विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुबोध करेंगे। अंत में 4 बजे अध्यक्ष महोदय ने सभी का धन्यवाद किया तथा बैठक की समाप्ति की घोषणा की। हस्ताक्षर मंत्री जलज माथुर। चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर चित्र वर्णन का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर घटनाओं, वस्तुओं तथा पात्रों को मन मस्तिष्क में बिठाकर उनका वर्णन किया जाना चाहिए। लेखन में अपनी कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए एवं शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। चित्रों को देखकर उनका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के सशक्त उदाहरण चित्र कहानियां, कार्टून, कॉमिक्स आदि हैं, जिन्हें बच्चे खूब पसंद करते हैं। हो सकता है बड़े लोग उनको न समझ पाएं, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इन चित्रों या कार्टूनों से अपनी नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं। वर्णन के लिए जो चित्र दिए जाते हैं उनमें किसी घटना का वर्णन हो सकता है, कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, लोगों की विभिन्न भाव भंगिमाएं हो सकती हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, आदि आदि। चित्र वर्णन का उदाहरण देखिए। यह चित्र एक व्यस्त सड़क का है। चौराहे के पास 2 भिन्न दिशाओं से आने वाली 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। मुख्य सड़क से आने वाली गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना को देखकर व्हीलचेयर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया है। उसे इस बात की आशंका है कि कहीं इससे स्केटिंग करके आता बच्चा प्रभावित न हो जाए। इसके अलावा एक व्यक्ति जो सामान के बड़े बड़े डिब्बे उठाकर सड़क पार कर रहा था, मुख्य सड़क से तेजी से आती हुई साइकिल सवार लड़की को देखकर एकदम बौखला गया है। दूसरी ओर एक महिला एक हाथ में सामान का पैकेट तथा दूसरे हाथ में अपने कुत्ते की रस्सी पकड़कर सड़क पार करना चाह रही थी, लेकिन जब उसने सामने से एक लड़की को बिना हेलमेट पहने तेजी से मोटरसाइकिल लेकर आते हुए देखा तो उसका कुत्ता पीछे की ओर भागने लगा और उसके पैकेट से सामान नीचे गिर गया। वह महिला भी काफी परेशान दिखाई दे रही है। सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर सूचना लेखन का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। सूचना लेखन की भाषा संक्षिप्त तथा सरल होनी चाहिए। इसका एक उचित शीर्षक दिया जाना चाहिए। सूचना एक बॉक्स के अंदर होनी चाहिए और संबंधित सूचना को मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सूचना की शैली औपचारिक होती है। सूचनाएं व्यक्तिगत रूप में भी दी जा सकती हैं, पर समाचार पत्रों में भी उन्हें जन सामान्य के लिए प्रायः प्रकाशित कराया जाता है। ये कभी कभी दीवारों पर पोस्टर्स के रूप में तथा सूचना पट्टों पर ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर लगा दी जाती हैं जिससे इनको आम आदमी आसानी से पढ़ सके। निबंध लेखन, एसे राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर निबंध का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। निबंध लेखन में विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए
तथा विषय के सभी पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। निबंध अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ, किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से लिखी हुई रचना जिसमें अपने विचार या भाव हों, निबंध कहलाता है। निबंध गद्य की विधा है। इसमें विचार पूर्णतः मौलिक और श्रृंखलाबद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, निबंध कहलाती है। संदेश लेखन के उदाहरण देखिए। आपकी मम्मी बाहर गई हैं। अपराह्न 4 बजे से 6 बजे तक क्रिकेट मैच के लिए आपकी स्कूल टीम का चुनाव है। आपको बाहर जाना है, अतः मम्मी के लिए 30 से 50 शब्दों का संदेश लिखिए। संदेश अपराह्न 3 बजे 8 अप्रैल 2022। मम्मी, अभी मानव का फोन आया था कि एपीजे स्कूल के साथ होने वाले मैच के लिए हमारी टीम का चुनाव 4 बजे से 6 बजे तक होना है, इसलिए मैं ताला लगाकर जा रहा हूँ। चाबी मधु आंटी को दे रहा हूँ। मनोज। प्रस्थान बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन विधि। प्रस्थान बिंदु। आज शाम से मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकड़ इकट्ठे कर लिए थे। मैंने सोच लिया था कल सुबह जब सूरज निकलने से पहले वह फूल तोड़ने आएगा तो उसके सिर पर गुलेल से वार करूंगा। लघु कथा। आज शाम से मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकड़ इकट्ठे कर लिए थे। मैंने सोच लिया था कल सुबह जब सूरज निकलने से पहले वह फूल तोड़ने आएगा तो उसके सिर पर गुलेल से वार करूंगा। पर ये क्या, आंख खुली तो मैं अस्पताल में पड़ा था और वह व्यक्ति जो रोज फूल तोड़ता था, जिसे मैं गुलेल से भगाने की कोशिश में था, मेरे लिए अस्पताल में भाग दौड़ कर रहा था। मुझे होश में आया देखकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बेटा कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है। मैंने अभी एक्सरे में देखा है। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैं तो तुम्हें ऐसे ही उठा लाया था। सुबह घूमने निकला था, सोचा 2-4 फूल पूजा के लिए ले चलूं। तभी तुम ऊपर से लुढ़कते हुए मेरे आगे आ गिरे। तुम्हारे घर की घंटी कई बार बजाई, पर कोई नहीं निकला, तो मैं तुम्हें लेकर अस्पताल आ गया। ऑटो रिक्शा वाला भी भला आदमी था, यहाँ मुफ्त में ही छोड़ गया। मैं उनकी बातें ऐसे सुन रहा था जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। प्लास्टर भी लग चुका था। उनके बेटे ने आकर बिल चुका दिया था। उन्होंने अपने घर पर फोन करके उसे बुलाया था। उनका बेटा ही मुझे गोदी में उठाकर कार तक लाया और फिर घर में भी मेरे बिस्तर तक पहुंचाया। मम्मी पापा सुबह की सैर से लौटे और मुझे घर में न पाकर परेशान थे। जब हम घर पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी भी घर के पास खड़ी थी। सब मुझसे पूछ रहे थे कि तुम ऊपर से गिरे कैसे, और मैंने उन अंकल की तरफ इशारा किया कि उन्हें गुलेल से मारने के चक्कर में। सबके मुंह से निकला, क्यों? मैं बोला, क्योंकि ये रोज यहाँ से 3-4 फूल तोड़ते हैं। फूल भी तो मर जाते हैं ना, तो मैं भी इन्हें मारना चाह रहा था, पर ये तो अच्छे आदमी हैं, इन्होंने मुझे बचाया। अंकल बोले, बेटा हाँ मेरी गलती है, हमें सुंदर फूल नहीं तोड़ने चाहिए। हाँ सच कह रहे हो, वे थोड़ी देर में मुरझाकर समाप्त हो जाते हैं। वे कान पकड़कर बच्चों की तरह बोले, सॉरी। शीर्षक फूलों की रक्षा। शिक्षा। फूल पौधों को भी अपने जैसा ही समझकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग। नारा क्या है? अंग्रेजी में नारे को स्लोगन या टैगलाइन कहते हैं। नारा वाणिज्य एवं व्यापार के संदर्भ में एक ऐसा आकर्षक वाक्य होता है जो किसी कंपनी के उत्पाद का परिचय कराता है। एक आदर्श नारा वह होता है जो अपने पाठक या श्रोता के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए एक आकर्षक कैची नारा लिखना सरल नहीं होता। वस्तुतः एक अच्छा नारा विज्ञापन को बहुत प्रभावी बना देता है। प्रत्येक नारे का उद्देश्य अपने ग्राहक तथा लक्षित पाठक वर्ग को एक निश्चित संदेश देना होता है।
नारों का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वे अपने उपभोक्ता के ध्यान को तेजी से खींच सकें। आकार में छोटा होने के कारण नारों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हें आसानी से समझा जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। अच्छे नारों की विशेषताएं। ये उत्पाद के बारे में प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं, उपभोक्ताओं को सोचने के लिए विवश करते हैं, लोगों में उत्पाद की मांग को बढ़ाते हैं। ये आसानी से याद रखे जा सकते हैं। ये उपभोक्ता के मन पर अनुकूल प्रभाव छोड़ने में समर्थ होते हैं। कंपनी या उत्पाद के प्रमुख लाभों को उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। उत्पाद अन्य कंपनियों के उत्पादों से किस तरह भिन्न और उत्तम है, यह बताने की इनमें क्षमता होती है। नारा लेखन के लिए आवश्यक तत्व। नारा लेखन के लिए संदर्भ को समझना आवश्यक है। नारा छोटा व संक्षिप्त होना चाहिए। नारा विषय से संबंधित होना चाहिए। कलात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए। यथासंभव संबंधित चित्र का भी प्रयोग करना चाहिए। नारा कम से कम 2 पंक्तियों में होना चाहिए। नारे की पंक्तियां लयात्मक होनी चाहिए। नारों के प्रकार। मुख्यतः नारे 2 प्रकार के होते हैं। 1 व्यापार संबंधी नारे, बिजनेस स्लोगन्स। 2 विज्ञापन संबंधी नारे, एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स। व्यापार संबंधी नारे, बिजनेस स्लोगन्स। व्यापारिक जगत के नारे संपूर्ण व्यापार से संबंधित अभिलक्षणों को प्रकाशित करते हैं, जैसे KFC उंगली चाटते रह जाओगे, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। आदिदास असंभव कुछ नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। विज्ञापन संबंधी नारे, एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स। विज्ञापन से संबंधित नारे संपूर्ण व्यापार की अपेक्षा किसी विशिष्ट उत्पाद के अभिलक्षणों का प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित नारे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई इन उत्पादों को खरीदता है तो उसका अनुभव कैसा होगा, जैसे कोका कोला खुशियां बिखेरे, ओपन हैप्पीनेस। फ्रूटी ताजी और रस भरी, फ्रेश एंड जूसी। नारों के उदाहरण। देश की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ नारे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इकबाल। हिंदी दिवस पर कुछ नारे। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। जन जन को जो मिलाती है वह भाषा हिंदी कहलाती है। हिंदी हमारी ताकत है, हिंदी एक विरासत है। आओ अब आगे बढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी पढ़ें। शिक्षा पर नारे। नारी हो या नर, सब बने साक्षर। जो अनपढ़ रह जाता है वह एक दिन पछताता है। सबकी चाह रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन शिक्षा से ही बनेगा देश महान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वच्छता अभियान पर नारे। गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों तरफ स्वच्छता फैलाएंगे। नया सवेरा लाएंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। सबने मिलकर ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वास्थ्य संबंधी नारे। फिट है तो हिट है, हेल्थ का रखो हमेशा ध्यान, तभी बनोगे तुम महान। स्वास्थ्य ही जीवन है, पहले रखो शरीर का ध्यान, उसके बाद करना सारे काम। खुद को मजबूत बनाओ, योग और व्यायाम अपनाओ। कोरोना से संबंधित नारे। गो कोरोना नो कोरोना। संकल्प के नारे को दोहराना है, कोरोना को देश से भगाना है। जान है तो जहान है, जान भी जहान भी। पापा घर में रहो, बाहर कोरोना है। सब मिल साथ रहेंगे, किसी को नहीं खोना है। खेलों से संबंधित नारे। खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का है यही विकल्प।
तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार। खेल कूद द्वारा होता है स्वास्थ्य का निर्माण। जरूरी है खेल, क्योंकि स्वास्थ्य है जीवन का प्राण। मोबाइल फोन से संबंधित नारे। मोबाइल फोन चलाते जाओ, जीवन में आगे बढ़ते जाओ। नई नई टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें, मोबाइल फोन का हम सदुपयोग करें। मोबाइल फोन जब से आया है, घर में खुशहाली लाया है। विज्ञान की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन सबके लिए जरूरी है। प्रसिद्ध भारतीय कंपनियों के नारे। अमूल, अमूल भारत का स्वाद। पेप्सी, यही है राइट चॉइस बेबी। थम्स अप, टेस्ट द थंडर। कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। बजाज, हमारा बजाज। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। फेविकोल, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। हीरो होंडा, देश की धड़कन। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। प्रसिद्ध विदेशी कंपनियों के नारे। ये सभी नारे मूलतः अंग्रेजी में हैं। यहाँ हम उन्हें अनुवादों के साथ दे रहे हैं। डिज्नी वर्ल्ड, धरती की सबसे खुशनुमा जगह। द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ओल्ड स्पाइस, अपने पर विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। पेप्सी, नई पीढ़ी का स्वाद, द टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन। माज़दा, सड़क के लिए एक जुनून, अ पैशन फॉर द रोड। जगुआर, इसका स्वप्न न देखें, इसे ड्राइव करें। डोंट ड्रीम इट, ड्राइव इट। नाइके, सिर्फ इसे करो, जस्ट डू इट। स्ववृत्त लेखन, रिज्यूमे राइटिंग। स्ववृत्त शब्द स्व उपसर्ग तथा वृत्त शब्दों के मेल से बना है। स्व का अर्थ है अपना तथा वृत्त का अर्थ है वृत्तांत या विवरण। वस्तुतः स्ववृत्त किसी व्यक्ति द्वारा नौकरी पाने के लिए तैयार किए जाते हैं। नौकरी के आवेदन के साथ आवेदनकर्ता अपने बारे में जो भी आवश्यक सूचनाएं देता है, वे सब स्ववृत्त का हिस्सा होती हैं। अंग्रेजी में स्ववृत्त को बायोडेटा या रेज्यूमे या करिकुलम विटी सीवी कहते हैं। स्ववृत्त के दो पक्ष। किसी भी स्ववृत्त का संबंध दो पक्षों से होता है। एक पक्ष आवेदन करने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है, तो दूसरा पक्ष नौकरी देने वाले व्यक्ति से। आवेदन करने वाला अपने स्ववृत्त में वे सब सूचनाएं देता है जो विज्ञापित पद के लिए जरूरी हैं। अतः स्ववृत्त तैयार करते समय नितांत आवश्यक सूचनाएं ही दी जानी चाहिए। स्ववृत्त में दी जाने वाली सूचनाएं। ध्यान रखिए कि प्रत्येक स्ववृत्त में दो तरह की सूचनाएं दी जानी चाहिए। सामान्य सूचनाएं। सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत आवेदन करने वाले को अपना पूरा परिचय देना होता है। इसके अंतर्गत उसे अपना व अपने माता पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, वर्तमान पता, नागरिकता, संपर्क सूत्र, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल आदि तथा अपनी शैक्षणिक योग्यताएं आदि देनी होती हैं। विशिष्ट सूचनाएं। विशिष्ट सूचनाओं के अंतर्गत आवेदनकर्ता अपनी व्यावसायिक योग्यताओं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तथा अपने कार्यानुभव, वर्क एक्सपीरियंस का विवरण तो देता ही है, साथ ही अपेक्षित पद के अनुरूप अन्य योग्यताओं एवं उपलब्धियों का उल्लेख भी कर सकता है। प्रभावी स्ववृत्त के गुण। स्ववृत्त में दी जाने वाली सूचनाएं सत्य और प्रामाणिक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत या अतिरंजित सूचना साक्षात्कार के समय संकट उत्पन्न कर सकती है। स्ववृत्त की भाषा और शैली सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट और संप्रेषणीय होनी चाहिए। जो कुछ कहा गया हो वह आसानी से समझ में आए। स्ववृत्त का आकार न बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि स्ववृत्त में अपेक्षित सभी सूचनाएं आ जाएं। स्ववृत्त यदि हस्तलिखित है तो आवेदनकर्ता की लिखावट सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, अन्यथा साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित स्ववृत्त भेजे जाने चाहिए। आवेदनकर्ता के पास पद के अनुरूप यदि कोई विशेष योग्यता या कार्यानुभव है
तो उसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए। आवेदन के साथ यदि स्व हस्ताक्षरित फोटो भी मांगे गए हैं तो वे भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। स्ववृत्त का प्रारूप, स्ववृत्त के नमूने, ईमेल लेखन, ईमेल राइटिंग। ईमेल शब्द वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल न करता हो, और जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसके लिए ईमेल कोई नई बात नहीं है। वास्तव में मेल भेजने का यह डिजिटल माध्यम है। इसके द्वारा एक व्यक्ति इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी संदेश कहीं भी भेज सकता है। सामान्य पत्रों और ईमेल के माध्यम से भेजे गए पत्रों में अंतर। आप सब जानते ही हैं कि सामान्य पत्र प्रायः हस्तलिखित होते हैं। इनको लिखने के लिए कलम और कागज की आवश्यकता होती है तथा इनको भेजे जाने के लिए लिफाफे में रखा जाता है और डाक टिकट लगाकर पत्र पेटी में डालना होता है। यही नहीं, इनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी डाक अव्यवस्था होने पर ये पत्र अपने गंतव्य तक पहुंच भी नहीं पाते और पत्र भेजने वाले व्यक्ति को यह पता भी नहीं चल पाता कि पत्र निर्धारित व्यक्ति को मिला भी या नहीं। इसके विपरीत ईमेल द्वारा भेजे गए पत्र तुरंत प्रेषित हो जाते हैं और किसी कारणवश यदि ईमेल संप्रेषित नहीं हो पाया तो कंप्यूटर पर तुरंत संदेश आ जाता है, जबकि सामान्य पत्र के लौटकर वापस आने में महीनों लग जाते हैं। ईमेल के माध्यम से जो पत्र भेजे जाते हैं उनमें सबसे बड़ी सुविधा वर्तनी सुधार की होती है। आप जानते ही हैं कि हर कंप्यूटर में एक स्पेल चेक प्रोग्राम रहता है जो वर्तनी की अशुद्धियों को तत्काल सुधार देता है। इसके अलावा ईमेल से भेजे गए पत्रों में सबसे सुविधा यह भी रहती है कि इन पत्रों के साथ कोई भी पाठ, फाइल, चित्र, वीडियो आदि को संलग्न अटैच किया जा सकता है। जबकि सामान्य पत्रों के साथ यदि हमें कोई भी सामग्री भेजनी हो तो उसकी फोटो प्रति अलग से संलग्न करनी पड़ती है और अतिरिक्त डाक व्यय भी देना पड़ता है। ईमेल आईडी की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति जो ईमेल भेजना चाहता है उसे सबसे पहले अपना ईमेल अकाउंट खोलने और अपनी ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता होती है। हम जो भी मेल भेजते हैं वे हमारे ईमेल अकाउंट से ही जाती हैं। ईमेल अकाउंट किसी भी ईमेल प्रोग्राम जैसे जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल आदि पर खोला जा सकता है। ईमेल आईडी बनाने के लिए छात्र किसी भी कंप्यूटर जानकार की मदद ले सकते हैं। ईमेल लेखन का प्रारूप। जब आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं और मेल लिखने के लिए कंपोज पर क्लिक करते हैं, जिससे आपकी मेल लिखने वाली विंडो खुल जाती है। अब इस विंडो में आप निम्नलिखित विवरण के अनुसार टाइप करते हैं। फ्रॉम, प्रेषक का ईमेल। जब आप कंप्यूटर से मेल भेजते हैं तब आपको अपनी मेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी मेल आईडी स्वतः निर्धारित खाने में लिखी हुई आ जाती है और हर व्यक्ति अपनी आईडी से ही मेल भेजता है तथा प्राप्तकर्ता के पास प्रेषक की मेल आईडी स्वतः पहुंच जाती है। पर परीक्षा में या कक्षा में तो छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अतः उन्हें अपना ईमेल लिखना ही होगा। 2. प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। इसमें प्रेषक को उस व्यक्ति का ईमेल पता लिखना होता है जिसे वह ईमेल भेजना चाहता है। सीसी, कार्बन कॉपी। यदि प्रेषक चाहता है कि वह अपने ईमेल की प्रति कुछ अन्य लोगों को भी भेजे, तब वह सीसी का उपयोग कर सकता है और उन लोगों की मेल आईडी लिख सकता है जिन्हें वह मेल की प्रति भेजना चाहता है। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक से अधिक लोगों को मेल की प्रति भेजने के लिए बीसीसी का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बीसीसी में भेजी गई प्रतियों को मूल ईमेल प्राप्तकर्ता और सीसी प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते। सब्जेक्ट, विषय। यदि ईमेल औपचारिक है तो इसमें ईमेल पत्र का मुख्य विषय लिखा जाना चाहिए। विषय को देखकर प्राप्तकर्ता को यह समझने में देर नहीं लगती कि पूरे ईमेल में क्या लिखा गया होगा। अनौपचारिक ईमेल पत्रों में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। संबोधन।
जिस तरह से पत्रों में संबोधन लिखे जाते हैं वैसे ही संबोधन ईमेल में भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ भी आप अनौपचारिक ईमेल में प्रिय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि तथा औपचारिक ईमेल में महोदय या महोदया, श्रीमान आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बॉडी, पत्र का कलेवर। सामान्य हस्तलिखित औपचारिक पत्रों के कलेवर जैसा ही ईमेल पत्रों का कलेवर होता है। पत्र प्राप्तकर्ता को जो भी बातें बतानी होती हैं वे सब यहाँ लिखी जाती हैं, किंतु संक्षिप्तता के साथ। स्वनिर्देश, मुख्य कलेवर के बाद स्वनिर्देश लिखे जाते हैं। ये भी ठीक वैसे ही होते हैं जैसे सामान्य पत्रों के होते हैं। आप यहाँ भी भवदीय, उत्तरापेक्षी, आपका आदि स्वनिर्देश लिख सकते हैं। हस्ताक्षर या नाम, हस्तलिखित सामान्य पत्रों में स्वनिर्देश के ठीक नीचे पत्र प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है, पर कंप्यूटर पर ईमेल लिखते समय हस्ताक्षर करना संभव नहीं हो पाता। अतः ईमेल में हस्ताक्षर के स्थान पर प्रेषक को अपना नाम लिखना चाहिए। औपचारिक ईमेल में नाम के अलावा अपने पद का विवरण भी देना चाहिए। अनौपचारिक ईमेल पत्रों के उदाहरण। औपचारिक ईमेल पत्रों के उदाहरण: श्रवण कौशल गतिविधि, कोई वार्ता अथवा कहानी सुनकर उसे समझने और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से छात्र अथवा छात्राओं में ध्यान से सुनने और उसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। कक्षा में अध्यापक अथवा अध्यापिका द्वारा कोई अंश कम से कम 2 से 3 बार पढ़कर सुनाया जाए। प्रश्न क्रम से पूछे जाएं, अंश का पठन धीरे धीरे और स्पष्ट हो। उदाहरण: आर्कमिडीज प्राचीन यूनान में रहने वाले गणितज्ञ, आविष्कारक और खगोल शास्त्री थे। इनकी गणना संसार के महानतम गणितज्ञों में की जाती है। इन्होंने कई नई मशीनों का आविष्कार किया, जिनमें घेराबंदी तोड़ने के लिए यंत्र और आर्कमिडीज पेंच प्रमुख हैं। इनके अलावा इन्होंने ऐसी मशीनों की भी परिकल्पना की जो पानी से जहाज़ों को उठा सकती थी और दर्पणों के प्रयोग से नावों पर आग लगा सकती थीं। आधुनिक प्रयोगों से इन मशीनों की वास्तविकता सामने आई है। प्रश्न क, आर्कमिडीज कौन थे? उत्तर: आर्कमिडीज यूनानी गणितज्ञ, आविष्कारक और खगोल शास्त्री थे। प्रश्न ख, संसार में आर्कमिडीज की गणना किनमें की जाती है? उत्तर: आर्कमिडीज की गणना संसार के महानतम गणितज्ञों में की जाती है। प्रश्न ग, आर्कमिडीज ने किन मशीनों का आविष्कार किया? उत्तर: आर्कमिडीज ने कई नई मशीनों का आविष्कार किया, जैसे घेराबंदी तोड़ने का यंत्र, आर्कमिडीज पेंच आदि। घ, आर्कमिडीज ने कैसी कल्पनाएं की थी? उत्तर: आर्कमिडीज ने ऐसी मशीनों की परिकल्पना की थी जो पानी से जहाज़ों को उठा सकती थीं तथा दर्पणों के प्रयोग से नाव में आग लगा सकती थीं। प्रश्न ङ, आर्कमिडीज की परिकल्पनाओं की वास्तविकता कैसे सामने आई? उत्तर: आधुनिक प्रयोगों से आर्कमिडीज की परिकल्पनाओं की वास्तविकता सामने आई।